जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आज तमिलनाडु में पिछले 3-4 महीने से आपने देख रहा था कि एम.के. स्टालिन जो हैं वो अपनी चाल चल रहे थे और हिंदी विवाद का मुद्दा उठा रहे थे, वो परिसीमन का मुद्दा उठा रहे थे और उस पे एक अगले साल अप्रैल में ही जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए इन मुद्दों के सहारे वो चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे कि चुनाव में यही मुद्दे होंगे और भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ ये हम एक मुद्दा बना करके सेंटिमेंट के सहारे हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आज अमित शाह ने जो सियासत की शतरंज है उस पर अपनी बिसात बिछा दी है और उन तमाम चीज़ों को लेकर सामने आ गए हैं और साफ कर दिया है कि अगले चुनाव में एम.के. स्टालिन को कड़ी चुनौती मिलेगी। अमित शाह ने तो खैर जीत का दावा किया है कि गठबंधन जो है एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी गठबंधन अगली सरकार बनाने जा रही है। वो जो चुनावी विसात पे जो मोहरे लगे हैं वो क्या क्या हैं, किन किन मुद्दों पे स्टालिन को घेरने की तैयारी है, वो सब इसको समझेंगे और वो कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, कैसे हो सकता है। वहाँ ईडी की एंट्री भी हो गई है और ईडी को रोकने के लिए स्टालिन जो हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह जा रहे हैं और हर जगह से उनको फटकार मिल रही है। इन चीज़ों को समझेंगे। अमित शाह ने आज कहा कि भाई एआईएडीएमके के साथ जो गठबंधन हमारा है वो 1998 से है, 1998 से है, लगातार रहा है। 2023 में जब अन्नामलाई को वहाँ अध्यक्ष बनाया गया और अन्नामलाई ने अपना स्टैंड लिया, एआईएडीएमके के खिलाफ भी स्टैंड लिया, डीएमके के खिलाफ भी लिया, उसके बाद एआईएडीएमके जो है एनडीए गठबंधन से बाहर हो गई और नतीजा ये रहा कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ 24 में उसमें दोनों खाली हाथ रहे। जबकि पहले आज अमित शाह ने बताया कि हमारा गठबंधन जो है 39 में से 30 सीटें भी जीत चुका है तमिलनाडु में, यानी कि बहुत मजबूत गठबंधन है। उन्होंने ये भी साफ किया कि गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। जो पलानीस्वामी हैं, जो एआईएडीएमके के प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में ही पूरा चुनाव होगा, वही चेहरा होंगे और बीजेपी उनके साथ होगी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जैसे दिनाकरन हैं, शशिकला के जो भतीजे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, वो एआईएडीएमके से टूट के निकले थे, या जो ईपीएस जिनको कहते हैं, पनीर सेल्वन जो पहले वहाँ मुख्यमंत्री रहे थे और वो जो है पलानीस्वामी ने उनको बाहर कर दिया था, वो अब अकेले हैं, वो बीजेपी के साथ थे लोकसभा चुनाव में। अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो एनडीए के मौजूदा जो सदस्य हैं, घटक दल हैं, चाहे पीएमके हो, चाहे दिनाकरन की पार्टी हो, चाहे वो पनीर सेल्वन हो, ये सब के बारे में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये दोनों मिलके बैठ के तय करेंगे। यानी कि एआईएडीएमके और बीजेपी बैठ के ही तय करेंगे, उनकी सहमति से ही ये तय होगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। यानी कि किसी भी स्थिति में एआईएडीएमके को नाराज नहीं किया जाएगा, ये आज अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है। यानी कि गठबंधन मजबूत रहेगा और उन्होंने ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हम बना लेंगे और हम क्या क्या जनता के बीच ले जाएंगे, किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे, वो कर दिया उन्होंने साफ। और ये भी साफ कर दिया कि जो हिंदी विवाद है वो कोई विवाद है ही नहीं, हिंदी को कहीं से थोपा ही नहीं जा रहा है और जानबूझ के सिर्फ हिंदी विवाद को भी और परिसीमन, चूँकि जनगणना ही भी नहीं हुई तो परिसीमन का सवाल ही नहीं उठता है, और सिर्फ परिसीमन और इसका मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि लोगों को करप्शन से ध्यान हटाया जा सके। और उन्होंने कहा कि स्टालिन की सरकार में जो करप्शन है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं पर अत्याचार जो है वो बड़ा मुद्दा है और करप्शन तो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उन्होंने सैंड मतलब बालू जो खनन है उसमें घोटाला, बाकी मनरेगा घोटाला, कई घोटालों का जिक्र किया, लेकिन एक खास घोटाले का जिक्र किया
वो था शराब घोटाला। शराब घोटाला एक बड़ा घोटाला आया है तमिलनाडु में, और अमित शाह ने कहा है कि वो घोटाला जो है लगभग 39,000 करोड़ रुपए का है। 39,000 करोड़ रुपीस का घोटाला, शराब घोटाला वहाँ है। आप जानते हैं कि शराब घोटाले के कारण इसके पहले पिछले 1.5 साल में 3 मुख्यमंत्री जो हैं चुनाव हार चुके हैं। अभी पिछले दिनों केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली शराब घोटाले में फंसे थे, वो चुनाव हार गए, उनकी पार्टी जो है वो बाहर हो गई, वो खुद अपना चुनाव हार गए। जो इसके पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहाँ भी शराब घोटाला हुआ था और भूपेश बघेल वहाँ भी चुनाव हार गए। और दिल्ली शराब घोटाले में जो के चंद्रशेखर राव हैं, जो BRS भारत समाज पार्टी, जो पहले TRS तेलंगाना समाज पार्टी थी, तो उनकी बेटी के कविता भी उस घोटाले में फंसी थी, तो वो भी अपना चुनाव हार गए। अब उसी शराब घोटाले को अमित शाह ने वहां केंद्रीय मुद्दा बना लिया है। अगर आपने पिछले दिनों डिबेट देखी होगी पार्लियामेंट की, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो एक बहस हो रही थी, उसमें थम्बी दुरई जो AIADMK के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाया था शराब घोटाले का और कहा था कि वहाँ तो शराब की बाढ़ आ गई, घोटाला हो रहा है, वहाँ जो डिजास्टर है उससे तमिलनाडु को कैसे आप बचाएंगे। तो अमित शाह ने कहा था कि हम शराब की बाढ़ से भी जो वहाँ पे आपदा आई हुई है, उस आपदा से भी बचाएंगे। और उसी दिन रात में जो आप देखेंगे पलानीस्वामी, थम्बी दुरई और बाकी लोगों की अमित शाह से मुलाकात हुई थी। यानी कि प्लॉट बिल्कुल तैयार हो गया था। और शराब घोटाला जो वहाँ पे है वो कई स्तर पे है। आपको ध्यान दिला दूं कि 4 मार्च को ईडी ने जो वहाँ पे तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो है वो टस्मैक, तो वो इसका जो है मार्केटिंग करती है शराब की, वही खरीदती है, वही लाइसेंसेस देती है। उसके अपने भी बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें टस्मैक के कर्मचारियों का वहाँ पे पोस्टिंग होती है। तो ये तमाम लेवल पे जो घोटाले हैं, इसका पता लगाने के लिए ईडी ने वहाँ छापा मारा था और छापे में बहुत सारे सबूत मिले। उस ईडी की जांच को रुकवाने के लिए 3 पिटीशन, याचिकाएं हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल की गई। वहाँ पे सुनवाई का डेट लगा हुआ था और सुनवाई के डेट के पहले ही तमिलनाडु सरकार जो है वो पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट और CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके यहाँ याचिका दाखिल की कि मद्रास हाई कोर्ट की याचिकाएं यहाँ ले ली जाए। और तर्क ये दिया, उसमें बड़ा मज़ेदार तर्क है। तर्क ये दिया कि चूंकि जो जब ईडी के छापे पड़े थे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक गजट्स जो हैं, एविडेंस हैं, वो भी उठा लिए गए थे। और इलेक्ट्रॉनिक गजट जो है वो ईडी अपने छापे के दौरान कब्जे में ले सकती है या नहीं ले सकती है, इस पे याचिका पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसलिए इस पूरे मामले को उस पे भी शामिल कर लिया जाए। कोशिश ये थी कि अगर ये सुनवाई लंबी चल गई, उसमें अगर अटैच हुआ, अपडेट लगा, लंबी सुनवाई चल गई, तो शायद इलेक्शन तक ईडी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ईडी के इस ऐसे किसी मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उसमें जो मामला है वो ये है कि जर्नलिस्टों का जो गजट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उसको ईडी अपने कब्जे में ले सकती है, नहीं ले सकती, बस ये सवाल है। और आम आदमी, सरकारी कर्मचारी अगर है, अगर उसके यहाँ छापे पड़े हैं तो वो तो बिल्कुल ले ही सकते, अभी तक लेती आई है। तो उन्होंने उनकी याचिका फेंक दी। हाईकोर्ट जब गए तो हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि जब हमने आपको डेट दिया, हम इस पे सुनवाई कर रहे थे कि ईडी की जांच सही है या नहीं है, तो आप कैसे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट? यानी कि आपको हम पे भरोसा ही नहीं है। अब वो अगली डेट पे उसकी सुनवाई होगी। ये दिखाता है। और ईडी की जो जांच है वो जांच अपने आप नहीं है। दर्जनों FIR खुद तमिलनाडु पुलिस ने वहां दर्ज कर रखी हैं। अलग अलग लोगों ने उस पे शराब के घोटाले पे FIR करवाई है। तमिलनाडु पुलिस ने FIR दर्ज की है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसमें शामिल है।
जो एक शेड्यूल ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग के जो जितने ऑफेंस है उसमें, यानी कि ईडी को इस घोटाले की जांच करने का पूरा कानूनी वैध अधिकार है। उसको हाई कोर्ट में चुनौती दें, सुप्रीम कोर्ट चुनौती दें, कोई भी ईडी को इसकी जांच करने से नहीं रोक सकता है। अब आते हैं कि ये घोटाला हुआ कैसे और कितना बड़ा है। आप सोचिए कि शराब की कीमत हर बोतल पे लिखी होती है, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 300 रुपये हो, 500 रुपये हो। 10 रुपये से 30 रुपये तक हर बोतल पे जो कीमत लिखी हुई है उससे ज्यादा ले रहे थे, वसूल रहे थे। इसकी एफआईआर तमिलनाडु पुलिस में भी है और ईडी ने जब छापे मारे 4 मार्च को तो उसके भी सबूत मिले। सोचिए कितने हजारों हजार करोड़ रुपए लोगों से वसूले गए हैं। यही नहीं, जो कर्मचारी जो पोस्टिंग वहां होती थी, खासतौर पे टेस्मेक की दुकानों पे जो संचालित करता था, उन पे पोस्टिंग के लिए पैसे लेते थे, उसकी भी एफआईआर है और उसके भी सबूत मिले हैं कि हाँ वो पैसे लिए जा रहे थे। जो टेंडर दिए जाते हैं, दुकानों के लाइसेंस जो दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए जिनके पास न पैन नंबर है, न जीएसटी नंबर है, जिनका कोई केवाईसी जो होता है, नो योर कस्टमर, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, प्रूफ होते हैं, वो देना, वो किया ही नहीं, केवाईसी किया ही नहीं और टेंडर जारी कर दिया उनको। इस ढंग की चीजें हुई हैं। और ये मिला है कि जिन सप्लायर्स जो थे, जो शराब की डिस्टिलरीज हैं, जो शराब बनाते हैं, वो जो सप्लाई करते थे उनसे पैसे लेते थे और जो पैसे देते थे उन्हीं कंपनियों के शराब के टेंडर निकाले जाते थे, उन्हीं के शराब खरीदी जाती थी और वही बेची जाती थी और उसके एवज में मोटी रकम वसूली जाती थी। और वो जो कैश निकालने का था डिस्टिलरीज का, उसके लिए वो बोटलिंग प्लांट वाले जो थे, जो उनको बोतल सप्लाई करते थे शराब भरने के लिए, उनको इन्फ्लेटेड बिल बनाते थे और उस बिल से पैसे निकालते थे। ईडी ने अभी तक जो जांच की है 1000 करोड़ रुपया तो ये कैश वाला वहां से निकला है। सिर्फ जो बोटलिंग प्लांट्स हैं, कंपनियां हैं, बोतल जो सप्लाई करती हैं, और जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, इन दोनों के बीच के गोरख धंधे हैं, उसमें 1000 करोड़ रुपए निकला है। इस तरह से आप देखेंगे तो जो एक एक व्यक्ति वहां पे जो है, मतलब जो भी है, वो सब के सब उससे प्रभावित है, सबसे वसूली हुई है और एक बड़ा इशू वहां पे शराब घोटाला हो गया है। लैंड का भले बहुत कम लोगों से, जो सैंड का जो है, बालू खनन का, लोगों से संपर्क नहीं हो, सीधे सीधे लोग प्रभावित उससे न हो, लेकिन ये तो बहुत बड़ा तबका एक है, गरीब से लेके अमीर तक, जिसे ये अवैध वसूली की जा रही थी। अब ये जो बिसात अमित शाह ने वहां बिछा दिया है सियासत की, अब देखना यह है कि स्टालिन उसको कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि घोटाले का आरोप बड़ा है। हाईकोर्ट में सुनवाई जब भी होगी, ईडी को जैसे ही जांच के लिए आगे मिलता है तो जो भी आरोपी उसमें हैं वो सबकी गिरफ्तारी भी होगी, सबसे पूछताछ भी होगी। यानी कि चुनाव अगले साल जब होंगे अप्रैल में, उसके पहले वहां करप्शन एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। अमित शाह का जो सबसे बड़ी चाल है, जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह उन्होंने बनाया है, वो यही बनाया है। और इस चक्रव्यूह से स्टालिन निकल पाते हैं नहीं निकल पाते हैं देखना होगा। 3 मुख्यमंत्री जो हैं शराब घोटाले में अपनी जो है सत्ता गंवा चुके हैं। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।